है या नहीं आ रही है? तो आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप अच्छे से समझिएगा, ये जो टॉपिक है हमारा आज का PIL, क्या बात कर रहे हैं हम? देखिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंस है ही आपका PIL। एग्जाम के अलावा भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे PIL क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को कौन लेकर आया था, किन किन लोगों के लिए इसका यूज किया जा सकता है, कैसे ये सामान्य न्याय की अवधारणा को इसने परिवर्तित कर दिया, और जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि न्यायिक सक्रियता को भी बढ़ावा देने में इसकी महत्ता है, किन के लिए PIL का यूज कर सकते हैं, और कौन ऐसे हैं जिन केसेस में हम PIL दायर नहीं कर सकते। तो PIL पे हम लंबी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि क्वेश्चंस क्या आए हैं एग्जाम में। तो एक पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो है PIL का फुल फॉर्म। क्या पूछा गया? PIL का फुल फॉर्म। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि PIL का फुल फॉर्म क्या होता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, ये आ चुका है प्रीलिम्स में एग्जाम में PIL का फुल फॉर्म। मतलब इतने सरल भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर थोड़ा भी कोई अवेयर है तो वो हर कोई जानता होगा कि PIL का फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। सामान्य रूप से हम इसे क्या कहते हैं? पब्लिक मतलब जन, इंटरेस्ट मतलब हित, और लिटिगेशन मतलब याचिका। तो क्या कहा जाता है? जनहित याचिका। और शब्द अपने आप में ही इस चीज को बता रहे हैं कि जनहित, तो व्यक्तिगत हित नहीं, जनहित में मतलब व्यापक जनहित में। अगर कोई ऐसा समुदाय, कोई ऐसा वर्ग जो अपने लिए न्यायालय में अपील नहीं कर सकता, तो उसके बेहाफ में कोई दूसरा व्यक्ति, कोई संस्था, कोई समूह इनके लिए न्यायालय में याचिका लगा सकते हैं। लेकिन शब्द याद रखना, व्यापक जनहित में। ठीक है, आप किसी से दुश्मनी निकालने के लिए, किसी द्वेष भावना से आप PIL दायर नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेके भी आगे चल के कुछ दिशा निर्देश, नियम, कायदे, कानून भी बनाए हैं। तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक तो ये पूछा गया है। फिर दूसरा पूछा जाता है कि PIL की जो अवधारणा या कॉन्सेप्ट है वो कौन लेकर आए। तो PIL को लाने का श्रेय PN भगवती। कौन है? जस्टिस PN भगवती। और एक है कृष्णा अय्यर। तो जस्टिस कृष्णा अय्यर और PN भगवती को इसका श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? PN भगवती। और एक कौन है? कृष्णा अय्यर। ये भी कई बार पूछा गया है, कभी दोनों ऑप्शन होते हैं, कभी अगर आपसे पूछे फादर ऑफ PIL तो सीधा आंसर करना है PN भगवती। अच्छी बात है, P से PIL, P से PN भगवती। तो PN भगवती जी को इसका श्रेय दिया जाता है। और एक और न्यायाधीश कौन है? कृष्णा अय्यर। इनको भी इसका श्रेय दिया जाता है। अगर दोनों ऑप्शन हो तो सही है, केवल एक ही ऑप्शन आया है तो वो PN भगवती ही आया है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आ चुका है। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका। ठीक है, तो जनहित याचिका आपको समझ में आई होगी थोड़ी बहुत कि क्या बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये अवधारणा, कौन सी अवधारणा? जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यायमूर्ति PN भगवती और VR कृष्णा अय्यर ने 1980 के डिकेड में इसे लोकप्रिय बनाया था। यानी 1980 के दशक के पहले इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता था।
सामान्य रूप से आप लोगों ने सुना होगा कि न्यायालय में होता क्या है। ये कहा जाता है कि भाई जो पीड़ित है वही अपील करे। तो जो पीड़ित है मतलब जिसको समस्या है वो न्यायालय आएगा, उसकी सुनवाई की जाएगी और उसे उसके लिए न्याय मिलेगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को किसने बदल दिया? पीआईएल ने बदल दिया था। ठीक है, समझ में आ रही है? तो भारतीय कानून के संदर्भ में पीआईएल का अर्थ जनहित याचिका है। यह एक कानूनी माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति या संगठन सार्वजनिक हित के मुद्दों, विशेष रूप से कमजोर या हाशिए पे पड़े समूह को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए अदालतों में याचिका दायर कर सकते हैं। इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका के रूप में भी जाना जाता है। तो ये क्या कहलाती है? सोशल एक्शन लिटिगेशन। तो बेसिक पर्पज क्या है? तो पीआईएल का क्या है? इट इज ए लीगल टूल where individual or organization can petition the court to address the issue of public concern। कैसा होना चाहिए ये? पब्लिक कंसर्न होना चाहिए, particularly those affecting vulnerable or marginalized groups। It is also known as social action litigation। ठीक है, तो जनहित याचिका के माध्यम से एक कमजोर वर्ग या हाशिए पे पड़े हुए वर्ग के लोगों के लिए कोई व्यक्ति या समूह या संगठन उनके बिहाफ में न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, जिसे हम जनहित याचिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? पर्पज या उद्देश्य की बात करें तो बेसिक उद्देश्य क्या है? तो जनहित याचिकाएं उन लोगों के लिए न्याय सुलभ बनाने के लिए बनाई गई हैं जो अन्यथा कानूनी व्यवस्था का खर्च उठाने या उस तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। तो बेसिकली ऐसे वर्गों को भी न्याय प्रदान करने का उद्देश्य रखा गया है जो या तो न्यायालय तक पहुंच नहीं सकते या महंगी है। चूंकि न्याय प्रणाली हम सब जानते हैं कि अगर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी हो तो एक बड़ा अमाउंट आपको खर्च करना होता है, तो उनकी पहुंच नहीं है न्यायालय तक। उनको क्या करने के लिए? तो उनको न्याय प्रदान करने के लिए लाई गई है। तो आपको ध्यान रखना है, तो पीआईआर are designed to make justice accessible to those who might not otherwise be able to afford or access to the legal system। उनकी न्यायपालिका तक ना तो पहुंचने में सक्षम है और ना ही इस कानूनी व्यवस्था का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। ऐसे लोगों को न्याय प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, सिंपल है। फिर कौन दायर कर सकता है? तो पारंपरिक रूप से अगर हम देखें तो नॉर्मली क्या होता था? मैं पीड़ित हूं, मैं न्यायालय जाऊंगा, आप पीड़ित हैं, आप न्यायालय जाइए, यही होता था। तो केवल कानूनी मुद्दे से सीधे प्रभावित व्यक्ति ही मामला दायर कर सकता था। जनहित याचिका में किसी को भी जनहित के लिए याचिका दायर करने की अनुमति दी, कि मतलब इनके बिहाफ में कोई भी याचिका दायर कर सकता है, बस व्यापक जनहित का मामला होना चाहिए। ठीक है, तो ये अब फोकस किस पे है? तो जनहित याचिकाएं अक्सर पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को संबोधित करती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखिए किसको एड्रेस कर रही हैं? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सोशल जस्टिस। जैसे मैं और आपको बताता हूँ, दिल्ली में यमुना नदी है और जो कि बहुत गंदी है, मतलब कई बार लगता है कि नाला भी साफ होता होगा इस नदी के सामने। दिल्ली में अगर आपने यमुना देखी हो तो मतलब मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप दिल्ली में यमुना देखेंगे ना और यमुना में आपसे बोलें कि एक डुबकी लगा लो, तो आप बोलोगे इससे अच्छा है मैं नाले में ही नहा लूं। मतलब नाला जितना गंदा होता है ना, उससे कम गंदी नहीं है यमुना। और आप विश्वास नहीं मानोगे कि ये यमुना है। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पर भी जनहित याचिका लगाई गई दिल्ली हाई कोर्ट में कि भाई अब जैसे एक और याचिका की बात करें, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है हम सब जानते हैं, तो दिल्ली में पर्यावरण प्रदूषण को लेकर जनहित याचिका लगाई गई। तो ऐसे मामलों में जनहित याचिका लगाई जा सकती। भाई प्रदूषण किसी एक का तो है नहीं, व्यापक जनहित है। अगर गैसें ज्यादा होंगी तो लंग्स डिसीज, आपको पता है 2/3 पॉपुलेशन दिल्ली की लंग्स डिसीज से कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि आप कैसी जगह रह रहे हो जहां आपको बीमार होना ही है, आज नहीं तो कल। ठीक है,
तो पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, उपभोक्ता संरक्षण, सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। महत्व क्या है? तो जनहित याचिकाएं सामाजिक परिवर्तन लाने, सरकार व सार्वजनिक निकायों को जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसका बेनिफिट या सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये क्या कर रही है? एक तो सामाजिक परिवर्तन लाने, सरकार और सार्वजनिक निकाय जो भी पब्लिक बॉडीज हैं उन्हें जवाबदेह और उत्तरदायी बनाने की भूमिका भी रोल प्ले करती हैं। भाई ये सिंपल सी बात है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा है, सीधा दिल्ली सरकार को बुलाया, केजरीवाल जी की सरकार थी, बताइए आप क्या कर रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए। तो आपने सुना होगा दिल्ली सरकार ने एक प्लान लॉन्च किया था, ऑड-इवन, सुना है आप लोगों ने? ऑड-इवन का मतलब जानते हैं आप लोग? कोई नहीं, कोई बात नहीं। दिल्ली में व्हीकल्स बहुत हैं और दिल्ली तो पूरा एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन। पहले तो बताओ दिल्ली एनसीआर किस आर्टिकल में है? क्वेश्चन तो जाना पड़ेगा ना उसके आसपास। नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 69 क्या है? अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जाते तो ठीक हो लेकिन पूछते कहीं और हैं, जाते कहीं और हो। दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली जो है वो आर्टिकल 239 ए याद है केजरीवाल का? तो 239 ए में दिल्ली है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, 239 ए। अच्छा, दिल्ली एनसीआर बना किस अमेंडमेंट से, चलो ये भी बता दो। तो 69 अमेंडमेंट 19 कब का था? 19 गलत, 69 अमेंडमेंट है वो, तो 61 है 89 का। अब बताओ 1991, वेरी गुड। तो 69 अमेंडमेंट 1991 का जो था, ठीक है, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से दिल्ली एनसीआर बनाया गया नेशनल। जैसे आपको पता है अब स्टेट कैपिटल रीजन का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। जैसे अभी एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, तो अब जो कैपिटल रीजन का आ रहा है स्टेट कैपिटल रीजन, मतलब भोपाल और भोपाल के आसपास के जो जिले हैं उनको स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल किया जाएगा और डेवलपमेंट किया जाएगा एनसीआर के तर्ज पे। वैसे ही पॉल्यूशन भी बढ़ेगा फिर, भाई जैसा होगा वैसे ही हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन की घटना थी या दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर, चूंकि ये पर्यावरण संबंधी मामला है, तो इन पे क्या किया गया, जो हमारी सरकार है उसको उत्तरदायी बनाया गया और जनहित याचिका लगाई गई थी। ठीक है, तो उद्देश्य समझ में आया आपको, केंद्र समझ में आया, महत्व क्या है? तो महत्व में आपको किसको, तो जो सार्वजनिक निकाय हैं, सरकार है, उन्हें उत्तरदायी बनाने के लिए लाई गई। उदाहरण देख लेते हैं। तो प्रदूषण है, जेलों की जो स्थितियां हैं, गरीबों के जो अधिकार हैं, ऐसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए जनहित याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। तो इन सारे मामलों को लेकर बेटा क्या है, दायर की जा सकती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका 7 मार्कर क्वेश्चन आता है, मोर देन सफिशिएंट है ये, 7 क्या 10 में भी काम आ जाएगा, तो आपको इन पैरामीटर्स पर लिखना है। सबसे पहले पीआईएल का फुल फॉर्म बताना है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। फिर आपको बताना है कि अवधारणा तो पीएन भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर के द्वारा 90s 80s के डिकेड में ये लेके आए थे, ये आपको बता देना है। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो उद्देश्य बता देना है कि क्या है, उन लोगों के लिए न्याय सुलभ करना है जिनकी रीच न्याय व्यवस्था तक नहीं है या उसका खर्च ये वहन नहीं कर सकते हैं। फिर कौन दायर कर सकता है, तो इन लोगों के बिहाफ में कोई व्यक्ति या कोई समूह जो है जनहित में याचिका दायर कर सकता है। इसका फोकस या केंद्र किस पर है, तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामले, ह्यूमन राइट या मानवाधिकार से संबंधित, कंज्यूमर राइट यानी कि उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित, और सोशल जस्टिस से संबंधित मामलों को शामिल किया जाता है, केंद्र में रखा जाता है। महत्व क्या है, तो सामाजिक परिवर्तन लाने और सरकार और सार्वजनिक निकायों को उत्तरदायी बनाने के लिए ये याचिकाएं दायर की जाती हैं। उदाहरण में वही है कि प्रदूषण है, नदियां हैं, ठीक है, जेलों की स्थिति है, गरीबों के अधिकार हैं, इनसे संबंधित मामले जो हैं वो जनहित याचिका के अंतर्गत लाए जाते हैं। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में लिखना है। अब थोड़ा इधर उधर की बातें करते हैं। जैसे बात करें तो पीआईएल की विशेषताएं क्या है, ठीक है, तो फीचर्स ऑफ पीआईएल।
तो देखिए पीआईएल गरीब और उपेक्षित जनता तक कानूनी सहायता पहुंचाने का एक मानवीय तरीका है। भाई ये व्यक्ति पीड़ित था, आपने इसकी अपील कर दी, तो एक मानवीय पहलू है। भाई आपको क्या लाभ है, जो खुद ही नहीं पहुंच पा रहा है न्यायालय तक, उसका पैसा या खर्च नहीं कर पा रहा है, तो मानवीय पहलू है। तो मानवीय तरीका है जिसमें जन आघात का निवारण करने, सार्वजनिक कर्तव्य का प्रवर्तन करने, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप कर रहे हैं, सामूहिक अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। फिर सामान्य मामलों में जिनमें दो याचिकाकर्ता पक्षों के बीच किसी बात पर विवाद होता है और एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ सहायता का दावा करता है, पीआईएल एक अलग प्रकार का वाद होता है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के अन्य व्यक्ति के खिलाफ अपने अधिकारों का दावा या उसे लागू करने के लिए दाखिल नहीं किया जाता। मतलब ऐसा नहीं है कि हम आपसे कोई संपत्ति मांग रहे हैं या हम आपके विरुद्ध दायर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका आशय सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाना और रक्षा करना होता है। मतलब सामान्यतः क्या होता है, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, एक दूसरे के विरुद्ध दायर करते हैं याचिका, लेकिन जनहित याचिका में ऐसा कोई भी पहलू नहीं होता है। ठीक है। फिर पीआईएल का सिद्धांत पर किस पर आधारित है कि उन लोगों को संवैधानिक अथवा कानूनी अधिकारों के उल्लंघन की अनदेखी नहीं होनी चाहिए जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं और सामाजिक आर्थिक रूप से साधनहीन है। तो हम कहें कि मार्जिनलाइज्ड पर्सन जो है, हाशिए पे खड़े जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, ठीक है, पीड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, इन लोगों को क्या करना है, तो संवैधानिक और वैधानिक या कानूनी अधिकारों के उल्लंघन की अनदेखी इनके लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो अगर हम विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता क्या है, गरीब और अपेक्षित लोगों तक कानूनी सहायता पहुंचाना। दूसरी विशेषता क्या है, तो दो पक्षों के मध्य विवाद नहीं है या कोई अपेक्षा नहीं की जा रही है। इसमें क्या किया जा रहा है कि भाई सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए, ठीक है, गरीब और अशिक्षित व्यक्तियों को जनहित में लाने के लिए यह याचिका लगाई जाती है। अब बात आती है कि किस तरीके के मामले स्वीकार किए जाते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, लोगों ने पॉपुलैरिटी पाने के लिए इस जनहित को भी नहीं छोड़ा। अब किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम है तो इस तरीके से केस मोड़ मार के बना दिया और किसी के खिलाफ पीआईएल लगा दी। तो अब क्या हो रहा था, जबकि इसका उद्देश्य ये था ही नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप पीआईएल लगाओ, आने लगी तो न्यायालय भी परेशान। अब ऐसे तो कोई भी किसी के लिए पीआईएल लगा दे तो बड़ा मुद्दा, भाई कैसे सुलझाएंगे इतने सारे मामले। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा रुको, अब हम रूल बनाएंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर, तो 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल के रूप में याचिकाओं पर कार्यवाही के लिए कुछ डायरेक्शंस या दिशा निर्देश जारी किए। 2003 में इन्हें संशोधित किया गया। अब बात करते हैं कि क्या दिशा निर्देश दिए उन्होंने। कुछ जैसे बंधुआ मजदूर या उपेक्षित बच्चे, तो बॉन्डेड लेबर जो हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे जो निग्लेक्ट हो रहे हैं, निग्लेक्टेड चिल्ड्रंस हैं, जिनके माता पिता नहीं है, तो ऐसे बच्चों से संबंधित आप कर सकते हैं। श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलना या श्रमिकों का शोषण या श्रम कानूनों का उल्लंघन संबंधित मामले, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत मामले नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो कि कोई फैक्ट्री है जिसमें 2000 वर्कर्स काम करते हैं और उनकी मजदूरी अगर 1000 रुपये पर डे होनी चाहिए और मालिक क्या कर रहा है, उन्हें न्यूनतम मजदूरी 200 रुपये ही दे रहा है, तो ये व्यापक जनहित में हो गया। अच्छा, किसी एक मजदूर की वो सैलरी काट रहा है नहीं आने के कारण, ये व्यक्तिगत है, लेकिन अगर सरकार ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है, उससे वो कम दे रहा है, तो ये जनहित में आ गया, तो लगाई जा सकती है। समझ में आ रही है ना बात आपको। तो तीसरा, जेलों में दाखिल उत्पीड़न की शिकायत, समय से पहले मुक्ति के लिए या 14 वर्ष पूरा करने के पश्चात मुक्ति के लिए आवेदन, जेल में मृत्यु, स्थानांतरण, व्यक्तिगत मुचलके पर मुक्ति या रिहाई मूल अधिकार के रूप में त्वरित मुकदमा, इनको किया जा सकता है। अब जो जेल में बंद है बेचारा, वो क्या करेगा, तो उसके बेहाफ में किसी और को ही लगानी पड़ेगी। ठीक है। फिर पुलिस द्वारा दाखिल नहीं किए जाने संबंधी याचिका, पुलिस उत्पीड़न और पुलिस हिरासत में मृत्यु। कई बार आपने देखा होगा कि छोटे छोटे गांव के स्तर पर क्या होता है कि अगर कोई बाहुबली है, ठीक है, तो कोई मार्जिनाइज्ड पर्सन है या बैकवर्ड रूप से हैं, ऐसे लोगों को उत्पीड़ित करने के लिए उनकी जमीन को दबा लेते हैं
और जब ये जाते हैं पुलिस में, न्यायालय में, थाने में जाते हैं, न्यायालय में नहीं सॉरी, तो पुलिस स्टेशन में गए तो पता चले कि इनकी एफआईआर ही दर्ज नहीं की जा रही है। उल्टा पुलिस के द्वारा कई बार आपने सुना होगा कि इन्हें उल्टा उत्पीड़ित किया जा रहा है। तो ऐसे केसेस को भी आप ले सकते हैं, या पता चले कि वो तो गया था शिकायत करने और उसी को खूब पीटा और उसकी डेथ हो गई, तो ऐसे केसेस में आप पीआईएल दायर कर सकते हैं। महिलाओं पे अत्याचार के खिलाफ याचिका, विशेषकर वर वधू, ठीक है, तो वर का तो उत्पीड़न सामान्यतः होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन वधू उत्पीड़न मतलब महिलाओं का दहेज, दहन, बलात्कार, हत्या, अपहरण जैसे मामलों में की जा सकती। आपको पता है, आप गर्व कर सकते हो, भोपाल में पुरुष उत्पीड़न नंबर 2 है। पुरुष उत्पीड़न समझते हो ना, मेल एक्सप्लॉइटेशन, मतलब महिलाएं पुरुषों को उत्पीड़ित करती हैं। सबसे नंबर 1 पे इंदौर है, मतलब जहाँ की महिलाएं सर्वाधिक पुरुषों को उत्पीड़ित करती हैं। पुरुष आयोग बनने की सख्त आवश्यकता है इस आधार पर। अरे राष्ट्रीय महिला आयोग है तो राष्ट्रीय पुरुष आयोग होना। अच्छा आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, राष्ट्रीय, बताना, महिला उत्पीड़न के मामले हैं, ठीक है, फीमेल एक्सप्लॉइटेशन के मामले हैं तो महिला आयोग चली जाती है महिलाएं। पुरुष उत्पीड़न के मामले में बेचारा कहाँ जाएगा, कहाँ जाना चाहिए? अच्छा पुरुष उत्पीड़न के मामले कहाँ सुने जाएंगे? पुरुषों, उत्तर दो। हाँ, 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 आप तो कुछ भी बोलो, आप तो, मैं कह रहा हूँ आपको आपकी पत्नी भविष्य में आपकी जब शादी होती है बहुत उत्पीड़ित करती है। अब आपको लगता है कि भैया हमें कहीं तो हमारी सुनवाई हो। अच्छा आपको लगता होगा कि हाउ इज पॉसिबल, कितने लोग मानते हैं ऐसा कि हाउ इज पॉसिबल? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार बताओ ना, मैं आपको बोलूं ना, आज की डेट में कुछ भी पॉसिबल है। वो देखो ड्रम वाली, समाधि बना दी। दूसरी इंदौर वाली, क्या किया उसने, क्या किया? मतलब गई थी हनीमून पे, ना हनी रहे ना मून। अल्लाह समझ में आ रही ना, हनी को ही, मतलब आप समझो बात को कि कितने खतरनाक मामले। और एक और अभी आपने एक और सुना, एक और केस आया, एक और महिला थी जिसे कचौड़ी वाले से प्यार हो गया। सुना आप लोगों ने ये मामला? नहीं, उसका पति करोड़पति, और उसे कौन सा पति पसंद आ रहा है? वो कचौड़ी वाला। और कचौड़ी वाले के लिए करोड़पति को मार डाला। वो तो लड़के ने वीडियो बना लिया उसके 5 साल के, 4 साल के, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि कचौड़ी में जहर दिया था कि क्या खिलाया था। मतलब समझ में आ रही है कितनी खतरनाक है ये केस? तो पुरुषों के उत्पीड़न के मामले कहाँ जाएंगे, जल्दी बताओ भैया। पुरुषों के केस भी महिला आयोग में ही जाते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है इंटरव्यू में। अच्छा अब पहली बात तो कितनी हंसती होंगी वो, अच्छा तुम भी पिटते हो तुम्हारा भी उत्पीड़न होता है? अभी तक तो हम मानते थे कि महिलाएं ही पिटती हैं। तो बड़ा, मतलब उस, और सबसे बड़ी बात, अब उसको शिकायत भी महिला थाने में जाके करनी है। तो और पहले तो अच्छा तुमने मारा था कि पिटे थे, और पता चले कि महिला इंस्पेक्टर ने थोड़ा एकदम दबंगी से उसे डरा दिया, तो लगा ठीक है मैडम मत लिखो मुकदमा। क्योंकि अब वो तो उत्पीड़ित, उत्पीड़ित व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है, वो महिला पुरुष क्या मतलब। अच्छा जो पिट रहा है वो कमजोर तो है? आचार्य चाणक्य बोलते हैं ये बात, हम नहीं बोल रहे हैं। भाई कमजोर पिटेगा ना, दमदार को कोई पीट सकता है क्या? तो अगर वो पुरुष पिट रहा है तो वो कमजोर है, और महिला पिट रही है तो वो कमजोर है। बड़ी समस्या है भाई। तो वधू उत्पीड़न, दहेज, दहन, मतलब यहाँ पुरुष उत्पीड़न ऐड करना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय को अपने केसेस में बलात्कार, हत्या, अपहरण जैसे मामलों में, ठीक है। इसके अलावा ग्रामीणों के सह ग्रामीणों को विलेजर्स द्वारा उत्पीड़न, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुलिस द्वारा उत्पीड़न की शिकायत संबंधी याचिका। होता है ना, सह ग्रामीण मतलब को विलेजर्स होते हैं, कुछ दबंग लोग हैं जो अपने गांव के लोगों को ही पीट रहे हैं, ठीक है, तो ये एक मामला है। पर्यावरण और पारिस्थितिक संबंधी याचिकाएं, औषधि, खाद्य पदार्थों में मिलावट, अब जैसे कि फूड अडल्ट्रेशन हो रहा है तो वो किसी एक के लिए थोड़ी है, पता नहीं कितने लोग मिठाई लेके जाएंगे। मिलावट संबंधी याचिकाएं, विरासत और संस्कृति, तो कल्चर और हेरिटेज रिलेटेड, प्राचीन कलाकृति, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ संरक्षण, पब्लिक इंपॉर्टेंस, अन्य मामलों से संबंधित याचिकाएं हो सकती हैं। दंगा पीड़ितों की याचिकाएं और पारिवारिक पेंशन संबंधी याचिकाएं, इन सब मामलों को किसने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसे, इन्हें पीआईएल के अंतर्गत शामिल किया है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। बॉन्डेड लेबर, अच्छा बंधुआ मजदूरों के लिए कौन सी संस्था बढ़िया काम करती है?
कोई है? अब ये मत बोल देना सेवेन सर क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर बन गए हैं। करेगी उनकी संस्था, ऐसा नहीं है। ठीक है। अभी सौरभ जो लेबर ऑफिसर बने उन्होंने राजगढ़ में खूब सारे केसेस में बच्चों को मुक्त कराया, मतलब अच्छा काम किया एकदम। भेजा लड़के ने, सर देखिए ये मेरा पहला काम। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर था जबकि वहाँ पे उनको रिलीज कराने में। तो पहली चीज तो ये है आपको। हाँ पहले संस्था बताओ ना। अरे बचपन बचाओ। किसका है बचपन बचाओ? मध्य प्रदेश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता। अब तो बता दो। अब बोलोगे कौन? हम तो जानते ही नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश में भी नोबेल प्राइज मिला किसी को, कई लोग तो यही कह रहे होंगे। हाँ तो बोलो। हाँ बताओ भाई। मध्य प्रदेश में क्या? कैलाश सांखला? हे भगवान, आप गलत चले गए। आधा सही आधा गलत। अर्धनारीश्वर रूप हो गया भगवान भोलेनाथ तो पार्वती मैया। कैलाश सही है और सांखला गलत है। कैलाश सांखला पता है कौन है? पहले तो कैलाश सांखला बताओ। टाइगर मैन ऑफ इंडिया है ये, प्रोजेक्ट टाइगर लाने के लिए ये भी पूछा गया है। कैलाश सांखला। अब ठीक है। कैलाश सत्यार्थी जी विदिशा के हैं। कैलाश सत्यार्थी जी जिन्हें मलाला यूसुफजई के साथ में अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है, तो इंटरनेशनल पीस के लिए क्या मिला है, इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। कैलाश सत्यार्थी जी की जो संस्था है बचपन बचाओ आंदोलन, ये बच्चों के लिए बहुत काम करती है, स्पेशली बॉन्डेड लेबर के लिए। ठीक है, कई बार उन्हें गोली मारने की कोशिश की गई, कभी गोली यहाँ से निकल जाती, कभी यहाँ से निकल जाती, कभी यहाँ लग जाती, लेकिन वो अपने काम कंसिस्टेंटली करते रहे हैं। विदिशा से है कोई? ठीक है, तो विदिशा के हैं वो। बंधुआ मजदूर, ठीक है, नेग्लेक्टेड चाइल्ड। अगर हम न्यूनतम मजदूरी वाले केसेस देखें, जेलों से संबंधित हैं। पुलिस मामला दायर नहीं कर रही है, एफआईआर नहीं कर रही है, उत्पीड़ित कर रही है। महिलाओं पे एक्सप्लॉइटेशन या अत्याचार हो रहा है। को विलेजर्स के द्वारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, पुलिस के द्वारा हो रहा है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी संबंधी मामले, फूड एडल्ट्रेशन, खाद्य मिलावट से संबंधित मामले, वन से, वन्य जीवों से, हमारी नेशनल हेरिटेज या कल्चर से संबंधित मामले, दंगा से संबंधित मामले, पारिवारिक पेंशन के मामले। ठीक है, ये जो मामले हैं ये कहाँ दायर किए जा सकते हैं? पीआईएल के माध्यम से कोई और इन्हें दायर कर सकता है। कौन से मामले हैं, ये क्वेश्चन आ गया ना तो बहुत सारे लोग इसका आंसर नहीं लिख पाएंगे। जो पीआईएल के रूप में दायर नहीं किए जा सकते, मकान मालिक किराएदारों के मामले। ठीक है, तो मकान मालिक और किराएदारों से संबंधित मामले नहीं किए जाएंगे। केंद्र सरकार के विभागों और स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायतें, उन मामलों को छोड़कर जो ऊपर के 8 बिंदुओं में बताए गए, अगर उनमें मामले नहीं है तो आप नहीं कर सकते। केंद्र सरकार के विभाग और स्थानीय निकाय, मेडिकल और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन संबंधी मामले, तो जो मेडिकल एजुकेशन है या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें एनरोलमेंट संबंधी जो मामले हैं उनमें भी आप पीआईएल नहीं लगा सकते। नहीं नहीं ये हमें नहीं दे रहे हैं एलएन मेडिकल कॉलेज वाले एडमिशन, साहब ले लो पीआईएल, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। जल्दी सुनवाई के लिए उच्च न्यायालयों अधीनस्थ न्यायालयों में दाखिल याचिकाएं, अब ऑलरेडी कोई केस जो है वो हाई कोर्ट या अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट में दाखिल है, तो आप सोचो जल्दी सुन ले हमारी पीआईएल लगा दें तो ऐसे केसेस को भी नहीं लिया जाता। मतलब जो अन्य न्यायालयों में कैसे हैं, लंबित हैं, तो उनको नहीं लिया जाता। तो मकान मालिक, किराएदार, केंद्र सरकार के विभाग और स्थानीय निकाय, फिर इसके अलावा मेडिकल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एनरोलमेंट संबंधी, और जल्दी सुनवाई फास्ट, ठीक है, फास्ट ट्रैक के लिए भी आप हाई कोर्ट या फिर अदर कोर्ट में जो दाखिल याचिकाएं हैं उनके लिए भी क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कार्रवाई की बात नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल या सिद्धांत क्या है, तो हमने ऊपर भी पढ़ा, थोड़ा सा और देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय 226 के अंतर्गत आपको पता है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या करता है, संवैधानिक रूप से बाध्य है। तो सुप्रीम कोर्ट सामाजिक कल्याण में रुचि लेने वाले किसी भी व्यक्ति की याचिका को स्वीकार कर सकता है, अगर वो याचिका समाज के उस वर्ग से संबंधित हो जो इस स्थिति में नहीं है कि स्वयं अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। जब भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे और बड़ी संख्या में लोग मूल अधिकारों के हनन का मामला है,
तो न्यायालय एक पत्र को भी पीआईएल के रूप में स्वीकार कर सकता है। मतलब आप कुछ नहीं करो, अगर आपने एक लेटर भेज दिया सुप्रीम कोर्ट को, उसको भी वो क्या मान लेगा। आपको पता है, मैं एक बताता हूँ कि दिल्ली में प्रदूषण के मामले को पता है दिल्ली हाईकोर्ट ने कैसे लिया था। अखबार में पढ़ी कि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, बोले पीआईएल लग गई। आप एक लेटर भेज दो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, और अगर लगेगा मामला सेंसिटिव है, पेचीदा मामला है, संजीदा मामला है, पीआईएल स्वीकार। मतलब कुछ अच्छी चीजें हैं इसमें, वास्तव में देखा जाए तो यही क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म है ये। न्यायपालिका सक्रिय हो गई ना, कि आपने पेपर में पढ़ा और मामला पीआईएल के अंतर्गत दाखिल कर लिया और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे मामलों में न्यायालय प्रक्रियागत कानूनों और सुनवाई से संबंधित कानूनों में भी छूट दे सकते हैं। जब लोगों के साथ अन्याय हो, न्यायालय आर्टिकल 14 और 28 के तहत कार्यवाही से नहीं हिचकेगा। साथ ही मानव अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन भी ऐसे मामलों में एक उपयुक्त और निष्पक्ष मुकदमे का प्रावधान करता है। तो अगर ह्यूमन राइट संबंधी मामला है, आर्टिकल 14 यानी कि विधि के समक्ष समता, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधी अगर मामला है तो इन मामलों में भी क्या हो सकता है, जनहित याचिका जो है वो दायर की जा सकती है। जब न्यायालय प्रथम दृष्टता साधारण लोगों के लिए संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के बारे में आश्वस्त हो जाता है, तो वह सरकार से इस संबंध में किसी प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता, जैसे कि वो याचिका सही क्यों साबित हुई। ठीक है, हालांकि पीआईएल पर प्रतिक्रियागत कानून ही लागू होता है, लेकिन पूर्व न्याय का सिद्धांत ऐसे ही अन्य सिद्धांत लागू होगा या नहीं, इस बात पर निर्भर करेगा कि याचिका की प्रकृति कैसी है, साथ ही मामले से संबंधित तथ्य और परिस्थितियां कैसी हैं। मतलब आपको ये ध्यान रखना कि पहले से कोई कानून लागू है, कोई प्रक्रिया है, तो वो देखेंगे कि इस प्रक्रिया का पालन करना है या नहीं करना है, ये उसी दौरान डिसाइड किया जाएगा। निजी कानून के तहत आने वाले दो समूहों के बीच संघर्ष संबंधी विवाद पीआईएल के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो दो ग्रुपों के बीच में अगर संघर्ष हो रहा है, न्यायालय विशेष परिस्थितियों में आयोग या अन्य निकायों की नियुक्ति किसी आरोप की जांच या तथ्यों को उजागर करने के उद्देश्य से कर सकता है। कि भाई अगर उन्हें लगता है कि जांच करनी है, कुछ फैक्ट जो है वो नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उसके लिए कोई कमीशन बना सकता है। न्यायालय ऐसे आयोग द्वारा अधिग्रहण की गई किसी सार्वजनिक संस्था के प्रबंधन को भी निर्देशित कर सकता है। तो अब मान लो, अब भाई सीधी बात, आयोग के लिए कोई ना कोई तो इंस्टीट्यूशन चाहिए आपको। मान लो पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में बना दें वो, या हाईकोर्ट के कोई पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, उनकी अध्यक्षता में एक जांच समिति बना सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें, न्यायालय न्यायिक समीक्षा के ज्ञात दायरे के बाहर सामान्यता कदम नहीं रखेगा। उच्च न्यायालय यद्यपि संबंधित पक्षों को पूर्ण न्याय देने संबंधी निर्णय दे सकता है, लेकिन इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रदत्त शक्तियों प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि 142 की शक्तियां तो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हैं, तो इन्हें तो हो नहीं सकती हैं हाई कोर्ट को ये शक्तियां। साधारणतः उच्च न्यायालय को ऐसी याचिका को पीआईएल के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसमें किसी विधि या वैधिक भूमिका पर प्रश्न उठाए गए हैं। तो अगर कोई लीगल इशू है, तो लीगल इशू है मतलब आपके संविधान का प्रश्न है, किसी तथ्य का प्रश्न है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वही डिसाइड करेगा कि क्या करना है। तो बाकी उच्च न्यायालय इस पर काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पीआईएल दाखिल करने से संबंधित दिशा निर्देश क्या है। तो कानूनी प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, पर धीरे धीरे इसमें विकृतियां आ रही हैं। कुछ लोग इसे लूप होल का फायदा उठाकर इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसलिए ये धीरे धीरे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात प्रचार हित याचिका, क्योंकि लोगों को फेमस होना है और पीआईएल लगा देते हैं के रूप में, या पॉलिटिक्स इंटरेस्ट लिटिगेशन, कुछ दलों ने लगवा दी याचिकाएं, या फिर प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, अपना व्यक्तिगत हित साधने के लिए दूसरे को परेशान करो, और दूसरे को परेशान करोगे तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा कि भैया पीआईएल वापस ले लो, बदले में आप पैसे ले सकते हैं। तो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में भी परिभाषित किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में इस संदर्भ में कमेंट या टिप्पणी की कि जनहित याचिका कोई गाली नहीं है, ना ही हर एक मर्ज की दवा है। तो भैया क्या है गाली, मतलब सॉरी गोली नहीं है, यह अनिवार्य आशय कमजोर और साधारणों के मूल मानवीय अधिकारों की रक्षा से है। भाई कोई गोली थोड़ी है जो हर किसी को खिला दो। उद्देश्य क्या है कि कमजोर और साधारण जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, जो वीकर सेक्शन है,
उनके अधिकारों की रक्षा है जो स्वयं गरीबी, लाचारी, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण न्यायालय से राहत पाने में असफल हैं या नहीं जा सकते। तो पीआईएल के दुरुपयोग में वृद्धि को ध्यान में रखकर सर्वोच्च न्यायालय ने पीआईएल का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। आपको पता है, फिर कोर्ट को नहीं लगा कि अभी भी नहीं मान रही है जनता, तो फिर कोर्ट बोली अब एक काम करते हैं, लाओ पीआईएल, और जैसे ही लगा कि उनके दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है तो इन पे पेनल्टी लगा दो, न्यायालय की अवमानना का केस इन पे लगा दो। तो अब लोग बिना मतलब की पीआईएल दायर करना बंद कर दिए, क्योंकि बीच में लोगों ने क्या किया, जैसे दो तीन, जैसे अभी यहाँ बताया ना, ये बहुत अच्छी बात बताई कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है, हमें पब्लिक, हमें फेमस होना है, चलो पीआईएल लगा दो। प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन है या पॉलिटिक्स इंटरेस्ट लिटिगेशन, अच्छा तीनों तरीके के साधन उपयोग किए गए। एक पार्टी को लग रहा है दूसरी पार्टी के खिलाफ लगवा दो, व्यापक जनहित तो दिखाई देंगे, लेकिन वो वास्तव में पॉलिटिकली इंटरेस्टेड था। एक पब्लिसिटी, खूब पब्लिसिटी मिलेगी, एक क्या है प्राइवेट इंटरेस्ट की हमारा व्यक्तिगत हित हो जाएगा, बाद में हम वापस ले लेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया कि अगर व्यापक हित में नहीं है और इसके तथ्य वास्तविक नहीं है, और अगर आपने पीआईएल लगाई और ये गलत पाए गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश जारी किए उसके बाद थोड़े से लोग पीआईएल पे कम हुए, नहीं तो पीआईएल की ना बाढ़ आ गई थी, है ना। इतनी इतनी मोटी किताब में इतने सारे पीआईएल के मामले पढ़े मैंने, मेरा दिमाग हिल गया कि कितना पढ़ाएंगे भाई, मुद्दा ये भी है ना। तो फिर ये जब दिशा निर्देश आए, धीरे धीरे चीजें बदली, तो फिर उनके बाद चीजें ठीक हो जाती। ये सब आपको जानने समझने के लिए, जिससे कि जब आप सिस्टम में जाएंगे तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो हैं। और एग्जाम के लिए आपको क्या याद रखना है, तो ये है कि पीआईएल का फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, 90s 80 के डिकेड में आया, पीएन भगवती और कृष्णा अय्यर के द्वारा लाया गया, ये याद रखना है। उद्देश्य क्या है, तो क्या उद्देश्य था, ऐसे लोग जो कानून व्यवस्था का खर्च वहन नहीं कर सकते या कानून तक उनकी पहुंच नहीं है, उनको न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई। कौन दायर कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति या संस्था, उस व्यक्ति या संस्था के माध्यम से किया जा सकता है जो लोग पहुंच से, जिनकी पहुंच से ये बाहर थी। केंद्र में कौन है, तो जनहित याचिकाएं पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकारों के उल्लंघन, सामाजिक न्याय, उपभोक्ता संरक्षण संबंधी मामलों को केंद्र में रखा गया है, फोकस में रखा गया है। महत्व क्या है, तो एक तो सामाजिक परिवर्तन लाने और सरकार और सार्वजनिक निकायों को जवाबदेह बनाना, इसका महत्व है कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। और उदाहरण बता देना, प्रदूषण है, जेल है, नदियां हैं, वन है, वन संरक्षण है, ठीक है, गरीबों के अधिकार और मार्जिनलाइज्ड पर्सन से संबंधित अधिकारों को सामान्यता इसमें रखा जाता है। इतना आपको बताना है। बहुत बुरा प्रश्न बना तो फिर उसके लिए ये वाला काम आएगा कि भाई इन्होंने जनहित याचिका के जो सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, तो क्या दिशा निर्देश, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया कि क्या दिशा निर्देश हैं, बट हमने पढ़ा दिया आपको प्रिकॉशनरी। क्वेश्चन जो बनेगा वो आपके ऊपर वाला पॉइंट है, जैसे 3 नंबर में पूछ लिया पीआईएल, पहले 3 थे अब 2 नंबर हो जाएंगे। तो फुल फॉर्म लिखना है, 1980s के डिकेड में किसने लेके आए, तो पीएन भगवती और कृष्णा अय्यर लेके आए। और आपको एक लाइन में बता देना है फोकस किन पर है, तो ऐसे लोग जो, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से या फिर पैसे के अभाव के कारण न्याय पाने से वंचित हैं, उनके लिए अन्य लोगों या किसी संस्था के द्वारा न्याय को सर्वसुलभ कराने के लिए लाया गया था। बस बात खत्म, ये हो गया आपका 2 मार्कर क्वेश्चन। 7 में आएगा आपके पास सफिशिएंट पॉइंट है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना, पॉइंट्स लिख देना। 10 में आए तो पूरा छाप देना, ठीक है। और ये सिर्फ समझने और इंटरव्यू के पॉइंट से है। जैसे कभी पूछ ले पीआईएल में कौन से मामले नहीं आते, तो लैंडलॉर्ड और उसके मकान मालिक, किराएदार से संबंधित, केंद्रीय विभाग हैं इनसे संबंधित, मेडिकल और अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नॉम क्या कर रहे हैं, एनरोलमेंट वाले मामले, और जल्दी सुनवाई के लिए, मतलब ऐसा समझ लो कि जो मामले पहले से उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में लंबित हैं उन्हें आप पीआईएल में दायर नहीं कर सकते, कि आपको जल्दी न्याय मिल जाएगा इसलिए पीआईएल नहीं लगा सकते, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन भी है, अगर आपसे कभी पूछ लें कि पीआईएल की लिमिटेशंस, तो लिमिटेशन भी यही हो गई ना, कि मकान मालिक किराएदार के मामले, दो पक्षों के मध्य विवाद के मामले, केंद्रीय विभागों से संबंधित मामले, ठीक है, निकायों से संबंधित मामले, मेडिकल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से संबंधित मामले, और जल्दी सुनवाई के लिए अन्य न्यायालयों या उच्च न्यायालय में लंबित मामले। तो ये क्या है, आपकी कमियां हैं,
कि इन मामलों को आप किस में नहीं रख सकते, पीआईएल में दायर नहीं कर सकते। तो अगर पूछे कि पीआईएल से संबंधित कमियां क्या हैं या इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, तो ये सीमाएं ही है, क्योंकि इन मामलों को आप नहीं रख सकते। ठीक, तो ये हो गया हमारा पीआईएल वाला टॉपिक। इसमें किसी को भी कुछ पूछना है तो बताइए। कहाँ चला गया? एक मिनट, अमित बंद कर दो वीडियो।